भारत की निगाह से ये एक अच्छी खबर नहीं है। इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। क्या आप जानते हैं ये तीनों मिलके एक इस्लामिक नेटो बना रहे हैं? जी हां, जैसे कि पश्चिमी देशों और अमेरिका के बीच में नाटो अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से ये तीन देश जो हैं एक गठजोड़ बना रहे हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि किसी एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम नहीं भूले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से टर्की जो है वो पाकिस्तान को समर्थन दे रहा था, और अब सऊदी अरब हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के करीब आ रहा था। सबसे बड़ी बात, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि कुछ महीनों पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें यही चीज जो है शामिल थी कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। और अब ये तीनों मिलकर इस्लामिक नाटो बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्या आप जानते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब मालदीव्स, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ सहयोग बढ़ा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ट्रंप से डरकर हम अब रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं, ईरान के साथ रिश्ते बर्बाद कर रहे हैं, हम अपनी अंदरूनी राजनीति में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी। नतीजा यह हो रहा है कि जो तमाम मुस्लिम देश हैं वो भारत से दूरी बना रहे हैं। हम नहीं भूल सकते दोस्तों कि ये पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की ही कोशिश थी जिसके चलते सऊदी अरब भारत के साथ खड़ा था और वो लगातार पाकिस्तान को एक्सपोज करता था। आज पिछले 11 सालों की जो विदेश नीति है उसका परिणाम यह हो रहा है कि सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान मिलकर इस्लामिक नाटो बना रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, रूस अब भारत की तरफ नहीं, मालदीव्स, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ देख रहा है। चीन वैसे ही हमारे उत्तर या हमारे पूर्व की तरफ बैठा हुआ है, हमें लगातार परेशान कर रहा है। पाकिस्तान वो किसी भी कीमत पर हमारा दोस्त नहीं हो सकता, और ऊपर से अब वो गठजोड़ बना रहा है टर्की और सऊदी अरब के साथ। आपको अंदाजा है पिछले 11 सालों में भारत की विदेश नीति किस तरह से रसातल में गई है, किस तरह से हम लगातार एक के बाद एक इस तरह के झटके महसूस कर रहे हैं। क्या कोई विश्व गुरु से सवाल करेगा? क्या कोई माननीय लेजर आइज एस जयशंकर से सवाल करेगा कि आप भारत की विदेश नीति को कहां ले जा रहे हैं? यह मत भूलिए, ये राहुल गांधी ने ही संसद के अंदर खड़े होकर चुनौती दी थी कि इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस सरकार की वजह से चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। और सिर्फ चीन और पाकिस्तान नहीं, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों मिलकर लगातार भारत विरोधी हरकतें कर रहे हैं। क्या हो गया हमारी विदेश नीति को? दोस्तों, यही होता है जब आपकी विदेश नीति का सारा फोकस जब एक व्यक्ति को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना होता है, तो यही तो होता है। आज इस मंच पर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ये जो इस्लामिक नाटो बन रहा है इसके क्या मायने हैं, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते हम सबको समझना पड़ेगा कि इसके क्या मायने हैं। आखिर सऊदी अरब में ऐसा क्या है कि वो एक इस्लामिक नेटो बना रहा है, पाकिस्तान में ऐसा क्या है और टर्की में ऐसा क्या है, और ये तीनों आकर जब मिल जाते हैं तो इनकी कैसी ताकत सामने उभर कर आती है, और भारत के लिए ये क्यों चिंताजनक बात है, भारत को क्यों आगाह रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है दोस्तों, एक अरसे से जब हमारा सारा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान बताने में हो, उन्हें विश्वगुरु बनाने में हो, तो इन बुनियादी चीजों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। माननीय एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में खुद को हनुमान बता दिया था। देखिए, धर्म में अटूट विश्वास से, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनमें अटूट विश्वास होना चाहिए, उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है। मगर विदेश नीति अलग ढंग से चलाई जाती है, उसमें यथार्थवादी यानी प्रैग्मेटिक होना पड़ता है, उसमें रियल पॉलिटिक का योगदान होता है, यानी कि कई बार रियल पॉलिटिक यानी कई बार ऐसी राजनीति जो असहज करने वाली है, जो दूरगामी परिणाम को देखकर जो है उठाई जाती है। मगर इस सरकार में विदेश नीति क्या है कोई नहीं जानता।
दाएं हाथ को नहीं पता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। अभी हाल ही में हमने चाबहार बंदरगाह परियोजना, जिस पर इतना पैसा लगा था, उससे अब हम धीरे धीरे हाथ खींच रहे हैं। ब्रिक्स के तमाम देश, वो ब्रिक्स जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, ब्रिक्स के जितने भी देश थे दोस्तों, उनकी एक नौसेना ड्रिल हो रहा था, नौसेना अभ्यास हो रहा था, भारत ने उसमें से भी हाथ खींच दिया। सबसे शॉकिंग बात, भारत जो है इसमें वो अपना पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर भी नहीं भेज रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं दोस्तों कि आखिर हमारी विदेश नीति का फैसला कर कौन रहा है। मगर जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, ये जो इस्लामिक नेटो वजूद में आ रहा है, इसके क्या मायने हैं, इसे हमें समझने की जरूरत है। अब सरल शब्दों में मैं आपके सामने कुछ सवाल उठाऊंगा और फिर उन सवालों के जवाब दूंगा। गौर फरमाइए। सबसे पहला सवाल, आखिर ये इस्लामिक नेटो है क्या? तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ये जो सहयोग हो रहा है, इसके क्या मायने हैं? तो सरल शब्दों में आपकी स्क्रीन पर। त्रिपक्षीय समझौता असल में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बातचीत में चल रहा एक ड्राफ्ट रक्षा समझौता है। मकसद है सुरक्षा सहयोग, हथियार, डिफेंस इंडस्ट्री में मिलकर काम करना और राजनीतिक तौर पर एक ढीला सा इस्लामिक नेटो जैसा सुरक्षा ढांचा बनाना। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस ढांचे की जो रीढ़ है वो इन तीनों देशों की ताकत है। क्या क्या, उस पर गौर फरमाएं। सऊदी पैसा, पाकिस्तानी परमाणु ताकत और तुर्की की सैन्य क्षमता। अगर ये ठोस रूप ले लेता है तो तुरंत भारत की सुरक्षा स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन लंबी अवधि में यह पाकिस्तान के इर्द गिर्द एक अमैत्रीपूर्ण त्रिकोण को मजबूत कर रहा है जो भारत के पक्ष में नहीं है और भारत की रणनीति और कूटनीति पर दबाव बढ़ा सकता है। यह त्रिपक्षीय समझौता जो इन तीन देशों के बीच में हुआ है, इसके क्या मायने हैं? What is this trilateral agreement? In simple words on your screen. सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पहले ही एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी SMDA साइन किया था। इसमें सामूहिक रक्षा की बात है, मतलब एक पर हमला तो दूसरे इसे अपने ऊपर हमला मान सकते हैं। नेटो के आर्टिकल 5 जैसा। जी हां दोस्तों, नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो यही कहता है, नेटो के जितने भी देश हैं यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी देश हैं, अगर एक पर हमला होगा तो दूसरे पर हमला माना जाएगा। यही समझौता इन तीन देशों में हुआ है। आगे, अब तुर्की इस ढांचे में शामिल होने की एडवांस बातचीत में करीब 10 महीनों की बातचीत के बाद एक ड्राफ्ट तैयार होकर तीनों देशों की राजधानियों में साझा किया जा चुका है। अब अगला सवाल, ये तीनों मिलकर आखिर क्या बनाना चाहते हैं? गौर फरमाएं। खुले तौर पर कहा जा रहा है कि तीनों अपनी अलग अलग ताकत जोड़ेंगे। सऊदी अरब का पैसा और राजनीतिक असर, पाकिस्तान परमाणु और मिसाइल क्षमता प्लस सैन्य मैन पावर। तुर्की की बात करें तो नेटो स्टाइल की बड़ी सेना, ड्रोन और डिफेंस इंडस्ट्री। मीडिया और विश्लेषक इसे मुस्लिम नाटो यानी इस्लामिक नाटो कह रहे हैं। ये अभी पूरा सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन ज्वाइंट प्लानिंग, हथियार निर्माण, ट्रेनिंग और आपसी डेटरेंस की दिशा में एक फ्रेमवर्क माना जा रहा है। इसमें सऊदी अरब को पाकिस्तानी न्यूक्लियर छाते के नीचे सुरक्षा मिलने जैसी चर्चाएं भी शामिल है। मगर आपके जहन में सवाल होगा, ये तीनों देश आखिर ये सहयोग क्यों कर रहे हैं? ये गठजोड़ क्यों कायम हो रहा है? ये इस्लामिक नाटो आखिर क्यों बन रहा है? तो आपके स्क्रीन पर मध्य पूर्व की अस्थिरता, अमेरिका ईरान तनाव, इस्राएल के हमले और अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर बढ़ता संदेह। इसलिए ये देश अपनी खुद की समानांतर सुरक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तुर्की खुद को पैन इस्लामिक सुरक्षा खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है। पाकिस्तान को रणनीतिक गहराई और फंडिंग चाहिए। सऊदी अरब ईरान और इस्राएल के मुकाबले लेवरेज चाहता है, बिना खुद परमाणु बम बनाए। अब जाहिर सी बात है, हर भारतीय के जहन में सवाल है कि इसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है। तो चलिए एक एक करके एक एक बिंदु आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहले सैन्य संतुलन और पाकिस्तान की स्थिति। पाकिस्तान को राजनीतिक समर्थन, पैसा और टेक्नोलॉजी मिल सकती है, जिससे उसका आत्मविश्वास और भारत केंद्रित रुख
मजबूत हो सकता है। भले ही समझौता औपचारिक तौर पर मध्य पूर्व पर केंद्रित बताया जा रहा है। अगर कभी सऊदी रक्षा के लिए पाकिस्तानी न्यूक्लियर समझ व्यवहार में आया तो यह पाकिस्तान की कुल परमाणु हैसियत को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है, जो भारत की दीर्घकालिक रणनीति को जटिल बनाता है। अब जैसे मैंने बताया, इसका फोकस बेशक मिडिल ईस्ट है, मगर आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सैन्य टकराव सिर्फ एक देश से होता है। कौन सा देश? भारत। अब जाहिर सी बात है कि भारत के साथ अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 हुआ और अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब से पैसा और तुर्की से तमाम सैनिक साजो सामान मिलेगा, तो आप खुद बताइए भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इसलिए यह मुद्दा बहुत अहम हो जाता है। अब दूसरा सवाल, कूटनीतिक और भू राजनीतिक चुनौती। तुर्की पाकिस्तान सऊदी का एक संस्थागत सा ब्लॉक बनना कश्मीर और ओआईसी जैसे मुद्दों पर भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि अंकारा और इस्लामाबाद पहले से ही मुखर हैं। हालांकि भारत के सऊदी अरब और यूएई से ऊर्जा, निवेश और प्रवासी भारतीयों के कारण मजबूत रिश्ते हैं, जो दिल्ली को काउंटर लेवरेज देते हैं। जी हां दोस्तों, आप जानते हैं कि अरसे से लगातार तुर्की और भारत के बीच में तनाव बढ़ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कभी भी ठीक नहीं रहे। ऊपर से सऊदी अरब, जिनके साथ हमारे लंबे रिश्ते रहे हैं, मगर जिस तरह से मौजूदा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार, उसके नेता मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, सऊदी अरब के नागरिकों में, वहां के मूल नागरिकों में इसको लेकर असहजता है, डिस्कंफर्ट है। और स्वाभाविक सी बात है, ये तमाम चीजें किसी भी कीमत में भारत के लिए सही नहीं हो सकती। अगला मुद्दा, डिफेंस इंडस्ट्री और हथियारों की सप्लाई। तुर्की के ड्रोन और मिसाइल पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर मिल सकते हैं, जिससे एलओसी और अरब सागर में पाकिस्तान की निगरानी और स्ट्राइक क्षमता बढ़ेगी। जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उत्पादन से पाकिस्तान को उन्नत नौसैनिक और वायु प्रणालियां सस्ती पड़ सकती हैं, जिससे भारत को अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए तेजी से मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। तो देखा आपने भारत के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ भारत के लिए चुनौती बढ़ेगी। भारत को अब अपना रक्षा बजट और बढ़ाना पड़ेगा, वहां पर R&D पर जोर देना पड़ेगा, क्योंकि इस गठबंधन का हिस्सा होते ही पाकिस्तान की सैन्य क्षमता जो है वो लगातार बढ़ रही है, और भारत के लिए किसी भी कीमत पर यह एक सही खबर नहीं है। तो आपके जहन में एक सवाल होगा दोस्तों कि भारत को क्या करना चाहिए। सरल शब्दों में आपकी स्क्रीन पर भारत इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। कूटनीतिक और खुफिया स्तर पर संभावित कदम, अमेरिका, फ्रांस और यूएई जैसे रणनीतिक साझेदारों से रिश्ते और गहरे करना, खाड़ी देशों के साथ आर्थिक और प्रवासी संबंधों का इस्तेमाल कर उन्हें पूरी तरह विरोधी खेमे में जाने से रोकना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और सैन्य आधुनिकीकरण तेज करना, ताकि पाकिस्तान को इस त्रिकोण से, इस गठबंधन से मिलने वाले किसी भी लाभ का संतुलन किया जा सके, या फिर उस लाभ को कुंद किया जा सके, उसकी धार को कुंद किया जा सके। तो देखा आपने, हर गुजरते दिन के साथ रोज भारत की नाकाम विदेश नीति की खबरें आ रही हैं।